अब देखिएगा 1.2 मीटर इसकी हाइट है। अब जो बलून है ना, वो जो हवा में जो बलून उड़ते हैं, उसने वो एक बलून को स्पॉट किया, तो उसने देखा, इन्होंने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो बलून ना पहले यहाँ पर था इस जगह, तो इसने मान लिया जाता है कि उसके बिल्कुल टॉप पर आईज हैं, तो वहाँ से बलून को अगर देखा जाता है तो उसकी आई पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा, तो हम यहाँ पर ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसी को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनेगा। तो ये वाला जो हमारा एंगल है, ये एंगल हो गया जी कितना, 60 डिग्री। ठीक है, बलून की इनिशियल पोजीशन थी, ये ए है, ये बी है, इसको मैंने बोल दिया सी। फिर देखो वो बोलते हैं कि आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि वो जो बलून है वो धीरे 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 उड़ता हुआ इस तरफ को जा रहा है, और जब कोई भी चीज़ हमारी लाइन ऑफ साइट से ना दूर जाती चली जाती है, जितने हम दूर रहते हैं, हम बिल्डिंग को दूर से देखेंगे तो ऐसे देख लेंगे, और अगर हम बिल्डिंग के नज़दीक पहुंच गए तो हमारी गर्दन ऐसी हो जाएगी। तो जब हम ऐसे हो जाएंगे तो इसका मतलब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया, हम दूर से देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन घट गया। तो वही चीज़ है, अब हम यहीं पर हैं, अब बिल्डिंग दूर हट गई, समझ गए, बिल्डिंग मतलब बलून दूर हट गया जो हवा में उड़ रहा है। तो अब बलून यहाँ पहुँच गया, तो इसकी इस पोजीशन को मैंने बोल दिया डी। तो अब जो एंगल बना, लड़की यहीं खड़ी है, वो इस जगह पर फिक्स्ड है, तो यहाँ से अब जो एंगल बना दैट इज 30 डिग्री। ठीक, और उन्होंने बोला कि द बलून रिमेन्स एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 88.2 मीटर। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये एक फिक्स्ड इसकी हाइट है 88.2 मीटर। तो देखो इसका मतलब ये है कि यहाँ से और यहाँ तक ये पूरी हाइट 88.2 है। बेटा ये हाइट कितनी होगी, सिर्फ इतनी, बोलो 87। क्यों? क्योंकि 88.2 दे रखी है, 1.2 मीटर तो गर्ल की हाइट हो गई, तो ये वाली हाइट हो गई 87। सिमिलरली ये बलून ऐसे उड़ते उड़ते यहाँ पहुँचा, और अब फिर से मैं यहाँ तक को अगर मार्क करूँ तो स्ट्रेट लाइन ही होती है, हाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मेजर करी जाती है, तो इसलिए 90 डिग्री का एंगल, तो ये 87, तो बेटा ये भी 87 मीटर, 87 मीटर। ठीक है, अब ना आप नाम दे दीजिए इसको, ये ए बी है, ये सी हो गया, ये डी हो गया, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए ई, और इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए एफ। अब वो पूछ क्या रहे हैं वो देखते हैं। वो बोलते हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। बलून पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सी डी वाला डिस्टेंस बताना है। अगर आपने एफ ही बता दिया तो सी डी आ गया अपने आप, अगर एफ ही बता दिया तो सी डी आ गया। तो क्या करना है हमें, तो इसमें ना हमेशा राइट ट्राइंगल ढूंढ रहे होते हैं, तो मुझे दो राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन सा, सी एफ ए, डी ई ए, ये दो राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। किसी को कोई और राइट ट्राइंगल दिख रहा हो तो बता दो। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया? अभी ज्वाइन करा है बता दीजिए भाई, अक्षत, मोदित, न्यासा, अक्षरा, क्वेश्चन फिगर समझ में आ गई? हाँ चलिए अब जरा देखते हैं, मैं बात करता हूँ सी एफ ए की। ठीक, इन ट्राइंगल सी एफ ए, ट्राइंगल सी एफ ए में बेटा एंगल ना ये पूरा का पूरा बड़ा 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब सी एफ अपॉन ए एफ, सी एफ अपॉन ए एफ। ठीक है, tan 60 डिग्री इज अंडर रूट 3, tan 60 की वैल्यू रूट 3 होती है। ठीक, सी एफ क्या है, ये सी एफ 87, यहाँ वैल्यू डाल दो 87, ए एफ क्या है मुझे नहीं पता, लिख दो ए एफ, बस ऐसे ही। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से ना ए एफ की वैल्यू निकाल लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू ए एफ इज इक्वल टू 87। ए एफ की वैल्यू अननोन है, हम नहीं जानते कितनी वैल्यू है, तो ये जो रूट 3 है ये यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ए एफ कितना हो गया
87/√3। अच्छा, एक काम हम हमेशा करते हैं कि रूट वाली टर्म को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो पहले निकाल लो इसको ढंग से। कैसे करेंगे, जैसे कि ए एफ है तो 87/√3 है ना, तो आप क्या करिए √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और √3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होगा। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ना दिमाग में पहले से ही आ गया था कि नीचे √3 है, तो उसको √3 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। और उससे हो क्या रहा है कि √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और 87 लिखा हुआ है, 87 यानी कि 8 + 7 15, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 87 मल्टीप्लाइड बाई √3 मतलब 87√3/3। 3 2 ज़ा 6, 8 - 6 कितना हो गया 2, 2 7 27, 3 9 ज़ा 27, तो ए एफ की वैल्यू होगी 29√3। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दीजिए। तो यहाँ से मैंने ए एफ की वैल्यू निकाल ली, किससे, ट्राइंगल सी एफ ए से। अब दूसरा राइट ट्राइंगल पकड़ो, इन ट्राइंगल, अब जो दूसरा ट्राइंगल है वो है बेटा डी ई ए, इन ट्राइंगल डी ई ए, डी ई ए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू डी ई अपॉन ए ई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू डी ई अपॉन ए ई। अब देखिए जी tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू, ये जो डी ई है अगेन 87 और अपॉन जो ए ई है, अब मुझे फिर से वही की वैल्यू नहीं पता मुझे ए ई की, तो ए ई इंटू 1 कितना हो गया, ए ई और 87 इंटू √3 कितना हो गया 87√3, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और हमें निकालना क्या है, हमें ना ये निकालना है, एफ ई निकालना है। एफ ई मतलब क्या है कि बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, ये निकालना है। तो आप एक काम करो, ये जो पूरा ए ई आया है, इस ए ई को मैं क्या बोल सकता हूँ, ए एफ प्लस एफ ई। भाई ए एफ और एफ ई ये दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो पूरी लंबी सीधी लाइन बन जाएगी ए ई, है ना। तो आप ए ई की जगह लिखते हैं ए एफ प्लस एफ ई इज इक्वल टू 87√3। ए एफ की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, 29√3, ये हो गया 29√3 प्लस एफ ई इज इक्वल टू 87√3। यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब ए एफ की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 से डाल दी ना इसके अंदर, तो ये 29√3 हो गया। अब 29√3 को क्या करो, राइट हैंड साइड ले जाओ, एफ ई इज इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3। जैसे 5x माइनस 2x को 3 बोल देते हैं ना, उसी तरीके से 5√3 माइनस 2√3 को 3√3 बोल देंगे। मतलब ये जो √3 है ये x की तरह बिहेव करेगा। तो आपको 87 में से 29 सब्ट्रैक्ट करना है बस, और कुछ नहीं। तो एफ ई क्या हो गया, 17 माइनस 9 क्या हो जाएगा 8, यहाँ क्या बचा 7, 7 माइनस 2 क्या हो गया 5, 58√3 मीटर। बस यही करना था कि एफ ई से हमारे पास क्या आ गया कि यहाँ पर पहले बलून था, फिर यहाँ पर बलून था, तो बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 58√3 मीटर। ठीक है, और हम जानते हैं कि यहाँ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप आंसर को √3 की टर्म्स में लिखकर छोड़ सकते हो, उसकी वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बताएं भाई सभी को क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अभी ये 15 और 16 जो दोनों क्वेश्चन हैं थोड़े से समझने वाले हैं, समझ में आएगा तो मतलब अच्छा लगेगा, बढ़िया क्वेश्चन है दोनों, बाकी सारे तो आपने देख लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा जरा। में देखो क्या है। ये बोल रहे हैं अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है, एक ऐसा हाईवे है, उस हाईवे पर आप चलते जा रहे हैं, वो लास्ट में कहाँ पर पहुँचता है, वो एक ना टावर तक पहुँच जाता है, टावर पर पहुँचकर वो हाईवे खत्म है। ठीक है, लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो वो
एक आदमी है, उसको पता है कि भाई ये जो हाईवे आ रहा है ये इसी टावर तक आएगा, तो जिसको भी आना है वो यहीं टावर तक आ रहा है। ऊपर खड़ा है कोई गार्ड वार्ड होगा, वो अपना दूरबीन लेकर खड़ा हुआ है और वो ऑब्जर्व करता है कि कौन कौन सी गाड़ी आ रही है। वो ऑब्जर्व करता है कि दूर से एक गाड़ी चली आ रही है, और वो जो लाइन ऑफ साइट उसकी सीधी बनती है, तो वहाँ से ऊपर से जब वो देख रहा है, तो जो ऊपर से बनने वाला एंगल है वो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो पहले इस चीज़ को समझिए कि आप ये देखो, ये एक टावर है, इस टावर पर यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, ये हो गया ए बी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर टावर, और ये हाईवे है। यहाँ पर दूर से एक गाड़ी आ रही है, उसको वो ऑब्जर्व करता है, तो जब वो यहाँ पर खड़ा हुआ ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। हॉरिजॉन्टल क्या होती है? ग्राउंड के पैरेलल वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल बोल देते हैं। तो वो यहाँ से ऑब्जर्व करता है 30 डिग्री एंगल, ठीक है। तो जब ये है, मैंने ग्राउंड के पैरेलल बनाई है, तो बेटा ये वाला एंगल भी तो 30 डिग्री बन जाएगा। तो इनिशियली समझिए कि कार यहाँ पर थी, यहाँ पर कार थी, यहाँ ए पॉइंट पर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ कार को देख रहा है, कार चलती आ रही है इस तरफ, इस पॉइंट को आप सी बोल दीजिए, सी। उसके बाद वो बोलते हैं विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो कार ना एक स्पीड से, यानी कि अगर 20 किलोमीटर पर आ रहा है तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपना एक ही स्पीड से आ रही है, स्पीड को बढ़ा नहीं रही है, स्पीड को घटा नहीं रही है, धीरे धीरे आ रही है। Which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. 6 सेकंड के बाद क्या होता है, कार जब अप्रोच करती है तो यहाँ पहुँचेगी, इधर पहुँच गई। अब 6 सेकंड बाद वो देखता है कार को, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसका, ये पूरा ये बढ़कर आपको दिखाई दे रहा है, अब एंगल बड़ा हो गया, तो क्या बन गया एंगल 60 डिग्री। तो जब ये 60 है तो बेटा ये भी 60 होगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया डी, ठीक है। Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Find the time taken by the car. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. वो बोल रहे हैं यहाँ से और टावर के फुट तक पहुँचने में कार को कितना टाइम लगेगा, ये बताओ। उन्होंने बोला यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड्स, ठीक है। अब सीधी बात देखो भाई, मैं कर रहा हूँ यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो मेरा मतलब किन चीज़ों से है, मेरा मतलब है लेंथ से, हाइट से मतलब है, ठीक है। हमारे पास जो रिलेशन होता है, जैसे मान लो मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट हो गई स्पीड की, हमारे पास जो रिलेशन होता है वो एक होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये है ना फंडा। इन्होंने पहले ही बोल दिया यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब वो एक्सेलरेशन वाला कोई पंगा नहीं है इसमें, ठीक। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला आपको चक्कर इसमें चलाना है। अब जरा देखो, स्पीड को मैं इसमें यूज़ कर नहीं सकता इस ट्रायंगल में, टाइम को मैं इसमें यूज़ नहीं कर सकता, मुझे चाहिए डिस्टेंस, डिस्टेंस ही तो लेंथ होता है ना, तो मुझे वो चाहिए। तो आप ये करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले स्पीड पता चल जाए तो बात बन जाए। तो हम ये कहेंगे लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार बी x मीटर पर सेकंड। तो मैंने ये कहा कि ये x मीटर पर सेकंड की स्पीड से ना ऐसे ऐसे इस तरफ को आ रही है गाड़ी। तो हम ये कहेंगे कि फ्रॉम पॉइंट C टू पॉइंट D, ये लिख कर और आप अंडरलाइन कर दो इसको, फ्रॉम पॉइंट C टू पॉइंट D, मतलब पॉइंट C से पॉइंट D तक जो कार ट्रैवल कर रही है। मैं जरा इस वाले केस की बात करता हूँ, ठीक है। तो इस वाले केस में हमारी जो स्पीड है, स्पीड तो कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही, x मीटर पर सेकंड। और जो हमारा टाइम है, टाइम कितना दिया इन्होंने, बोला 6 सेकंड में आ जाती है C से D तक, ठीक है। स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस देखते हैं जरा। Since we know that distance is equal to speed into time, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको
कि इसमें सब में मैं डिस्टेंस ही क्यों निकाल रहा हूँ। आप ये कहेंगे भाई स्पीड भी तो निकाल सकते हो, स्पीड नहीं निकालने की ज़रूरत है। स्पीड को इसीलिए मैंने x मीटर पर सेकंड मान लिया क्योंकि स्पीड चेंज ही नहीं होगी, तो जो चीज़ फिक्स है उसको कांस्टेंट मानो और चलो आगे, तो उसको x मान लिया मैंने, मुझे निकालनी भी नहीं है स्पीड, देखेंगे ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर आप ये देखिए डिस्टेंस क्यों निकालना है, क्योंकि डिस्टेंस ही मुझे लेंथ देता है। वो मीटर में क्या आता है, डिस्टेंस ही आता है। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या है x और टाइम क्या है 6, मेरा डिस्टेंस क्या हो गया 6x। हाँ जी, डिस्टेंस क्या है, पॉइंट सी से डी तक, सी डी, तो इसको बोल दो सी डी इज इक्वल टू स्पीड कितना है x और टाइम कितना है 6, तो सी डी इज इक्वल टू 6x क्या मीटर, 6x मीटर हो गया। ये इक्वेशन 1 बोलो इसको, ठीक है। मुझे दो राइट ट्राइंगल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अभी राइट ट्राइंगल में मैंने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करा नहीं है, करूँगा अभी। ये जो टॉवर है, टॉवर की हाइट दे रखी है क्या क्वेश्चन में, टॉवर की हाइट भी नहीं दे रखी है, तो टॉवर की हाइट को मान लो h, 6x मीटर आ गया, ठीक है। अब क्या करें, अब और कुछ निकालने का तो रास्ता है ही नहीं हमारे पास, तो आप क्या करें, इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD में बेटा ये क्या है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन BD, tan 60 डिग्री क्या हो गया √3, और AB क्या हो गया h अपॉन BD, अगेन हम नहीं जानते BD कितना है। यहाँ से BD को इधर ले आओ, तो ये क्या हो गया √3 BD इज इक्वल टू h, √3 BD इज इक्वल टू h हो गया, BD आ जाएगा और ठीक है। अब आप एक काम करिए, यहाँ से ना BD की वैल्यू ना निकाल के h की वैल्यू हमने निकाल ली, चलो ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, हमने ये कर लिया। फिर एक काम करते हैं, फिर दूसरा राइट ट्राइंगल में आ जाता है, राइट ट्राइंगल ABCD, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC, tan 30 डिग्री क्या होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB क्या है हाइट ऑफ द टॉवर h, और BC क्या है, यहाँ लिख दो नीचे BD प्लस CD, ये BC क्या है, ये है BD प्लस CD, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी। अब इसको इधर ले आओ, तो h इंटू √3, h इंटू √3 इज इक्वल टू 1 इंटू BD प्लस CD, 1 इंटू BD प्लस CD, यहाँ से h की वैल्यू √3 BD है, उसको यहाँ डाल दो, ठीक है। h की वैल्यू है √3 इंटू BD इंटू √3 इज इक्वल टू BD प्लस CD, ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा और यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ से मेरे पास आ गया √3 इंटू √3 क्या हो गया बेटा 3, तो 3 BD
इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी। अब क्या करो, बी डी को इधर ले आओ, 3BD और माइनस ये जो BD है ये इधर आकर क्या हो जाएगा, मतलब अगर सिंपली कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3BD माइनस 1BD इज इक्वल टू CD। अब 3BD माइनस 1BD कितना हो गया, 2BD, तो 2BD इज इक्वल टू CD। ठीक, अब आगे लिख रहा हूँ उसको। अब देखिएगा 2BD का मतलब क्या है, ठीक है 2BD को तो 2BD लिखा रहने दो, और जो ये CD है इस CD को आप क्या लिखेंगे, 6x, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो BD की वैल्यू आ गई 3x। इसको क्या बोलेंगे, 1 2 इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि नहीं आया ये बता दो बस। ठीक है, ठीक है, बताइए भाई, आदित्य, अक्षरा, अक्षत, यस सर, आ गया। क्लियर है? यस सर। इशिता, मोदित, न्यासा, क्लियर है? यस सर। चलिए जी, अब क्वेश्चन जो है वो जरा अब आपको और क्लियर हो जाएगा। हमारे पास BD यानी कि ये डिस्टेंस की वैल्यू आ गई कितनी, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना आ गया, 3x, और ये लगातार कार चले जा रही है और कार की स्पीड कितनी है, x, टाइम कितना हो गया, 2 सेकंड, 3 सेकंड्स। नहीं समझे? देखिए जैसे यहाँ लिखा फ्रॉम पॉइंट C टू पॉइंट D, ऐसे लिखें फ्रॉम पॉइंट D टू पॉइंट B। समझ गए कि नहीं अभी? यस सर। बस तो हो गया काम, फ्रॉम पॉइंट D टू पॉइंट B। अब जरा इसके बीच में देख लो, उन्होंने पहले ही एक चीज बोल दी, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, तो बेटा स्पीड कितनी है, स्पीड तो चेंज ही नहीं होने वाली, तो स्पीड तो फिक्स है, x मीटर पर सेकंड। अब जरा डिस्टेंस बता दो, डिस्टेंस कितना है, अभी अभी निकाला मैंने x की टर्म्स में BD डिस्टेंस कितना निकाला, 3x मीटर। तो टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है बताओ भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहाँ से डिस्टेंस डालो 3x और स्पीड इज x, x से x कट गया तो कितना टाइम आ गया, 3 सेकंड्स। तो आप ये देखिए यहाँ पर हमें कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी, सिर्फ और सिर्फ एक चीज दे रखी है, दो तो एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री, ना टॉवर की हाइट दे रखी है ना उसकी स्पीड दे रखी है, बस ये बता दिया यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यूनिफॉर्म स्पीड की हेल्प से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, x कट गया, 3 सेकंड्स आ गए। बताइए भाई सभी को क्लियर है कि नहीं? समझ गए? है ना? तो कई बार देखिए क्या होती है, जो सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों से, वो मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन में, वो ये होती है कि वो डिस्टेंस को कह देते हैं चलो इस डिस्टेंस को x मान लो, इस डिस्टेंस को y मान लो। नहीं, डिस्टेंस मुझे निकालना है, समझ लीजिए, डिस्टेंस मुझे निकालना है। और डिस्टेंस क्यों निकालना है, जो स्पीड है, स्पीड को मानो ना, जो चीज़ चेंज ही नहीं होने वाली उसको कुछ मान लो, और फिर उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा आंसर तो h की टर्म्स में आ रहा है, मेरा आंसर तो x की टर्म्स में आ रहा है। देखो h की टर्म्स तो खत्म हो गई ना, ये टॉवर की हाइट है, ये गाड़ी जो है ये 100 की स्पीड से है या 1000 की स्पीड से है, टॉवर की हाइट तो उतनी ही रहने वाली है, तो इसलिए टॉवर की हाइट h है, मुझे उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पीड को x बोल दिया तो यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमेशा याद रखना कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस को एज्यूम मत कर लेना। समझ गए? डिस्टेंस को x या y एज्यूम कर लिया तो फंस जाओगे क्वेश्चन में, पेपर में टाइम बचेगा नहीं, होगा ही नहीं फिर वो क्वेश्चन। ठीक, तो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ ही तो चाहिए होती है यहाँ पर, लेंथ और एंगल, बस और क्या चाहिए। तो ये हमारा 3 सेकंड आ गया। चलिए जी, अब इसी तरीके से एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे ये था ऐसे ये क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें एक छोटी सी ट्रिक है बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary.
देखिए क्वेश्चन 15 में इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट 16 सॉरी, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। इन द सेम स्ट्रेट लाइन मतलब मैं टॉवर की छत पर खड़ा हूँ और मैं टॉवर कुछ ऐसा है कि टॉवर के इस तरफ भी मैदान है, टॉवर के इस तरफ भी मैदान है, तो मैं इधर एक चीज एक पॉइंट को देखता हूँ, मैं कहता हूँ इधर मेरा 30 डिग्री बन रहा है एंगल, और मैं एक पॉइंट को इधर देखता हूँ तो वो बन रहा है एंगल 60 डिग्री। तो जो मैं इस तरीके से अपना लाइन ऑफ साइट है, एक तरफ 60 डिग्री एक तरफ 30 डिग्री, तो वहाँ जिस पॉइंट को मैं देख रहा हूँ उस पॉइंट से टॉवर के बेस तक का डिस्टेंस, ऐसे ही इस पॉइंट से टॉवर के बेस तक का डिस्टेंस, दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। अगर वो बोल देते ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द टॉवर, अगर वो ऐसे बोलते तो मुझे एक पॉइंट इधर लेना पड़ता, टॉवर को बीच में बनाना पड़ता। हम क्या बोल रहे हैं, इन द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैंने एक पॉइंट देखा 30 डिग्री, दूसरा पॉइंट देखा वो उधर 60 डिग्री, तो हम इस तरीके से लेकर चलेंगे, मतलब एक ही लाइन में लेना है, फिर क्वेश्चन आसान बन जाएगा। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई होगी कि यहाँ एंगल तो दे ही नहीं रखा, तो कॉम्प्लीमेंट्री से हो जाएगा काम। देखो कैसे, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर, टॉवर बनाओ, ये टॉवर हो गया ए और बी, और ये हो गया हमारा ग्राउंड, ठीक है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, तो बेटा ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। एक तो यहां से देखा एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर, यहाँ से यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है ये है 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक वाला जो टोटल डिस्टेंस है वो है 9 मीटर। इस पॉइंट को बोलो C, इस पॉइंट को बोलो D। उन्होंने बोला कि टॉवर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर, यानी कि यहाँ से ही दे रखा आगे 9 मीटर, बेस ऑफ द टॉवर से ही दे रखे हैं दोनों डिस्टेंस, तो ये 4 मीटर बेस से है और ये 9 मीटर भी बेस से है, तो इनका एंगल्स ऑफ एलिवेशन बेटा एक को मानो थीटा, एक को मानो थीटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 minus theta. बिल्कुल सही 90 माइनस थीटा, एक को मानो थीटा तो दूसरा हो गया 90 माइनस थीटा। Prove that the height of the tower is 6 मीटर, जो टॉवर है ना इसकी हाइट h वो 6 मीटर प्रूव करनी है। चलिए जी, तो आंसर का तो कोई पंगा इसमें है नहीं, आंसर इन्होंने पहले से ही बता दिया 6 मीटर। अभी करते हैं प्रूव। दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं ना, तो लगाइए यहाँ पर इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। जब मैं ट्रायंगल एबीसी की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, tan थीटा यूज करेंगे। tan थीटा कितना हो गया, h/4 AB/BC, AB क्या है h और BC क्या है 4, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इन ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल लो, सवाल ये आता है कि tan थीटा क्यों निकाला, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में तो h निकाल लिया था, यहाँ तक यहाँ h क्यों नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ नहीं निकालनी होती वो हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। इसमें ये चीज़ है, जो चीज़ आपसे नहीं पूछी गई आप उसको कैलकुलेट करो, हमसे h नहीं पूछा गया था तो हमने h निकाल दिया और फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पर हमसे थीटा नहीं पूछा गया तो मैंने tan थीटा निकाल कर अभी छोड़ दिया, पहली इक्वेशन ये। दूसरी इक्वेशन
इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, यहाँ पर ना मैं कुछ उल्टा काम करने वाला हूँ। मैं अभी तक आप ये देखिएगा, शायद एक क्वेश्चन था बस जिसमें साइन थीटा निकालना पड़ा था, बाकी सभी क्वेश्चन में जिसमें वो लेडर की हाइट निकालनी थी वहाँ साइन थीटा निकालना था, बाकी सब जगह हम टेन थीटा निकाल रहे हैं। आपकी मर्जी है, टेन थीटा भी निकाल सकते हो यार, या चलो टेन थीटा ही कर लो, छोड़ो, हमें दिमाग लगाने ही नहीं, हम तो टेन 90 माइनस थीटा निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, तो एक एंगल अगर थीटा ले गया तो दूसरा 90 माइनस थीटा ही होगा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, AB अपॉन BD। AB अपॉन BD। अभी एक चीज याद रखिए, ये जो tan 90 माइनस थीटा होता है ये cot थीटा होता है। ये फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कि tan 90 माइनस थीटा जो है ये cot थीटा होता है। तो ये हो गया बेटा cot थीटा। AB क्या है H और BD क्या है 9। चलिए अब मैं क्या करूंगा, cot थीटा को क्या लिख दूंगा 1/tan थीटा। cot क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल भी होता है, ये भी हमें पता है। तो cot थीटा को मैंने लिख दिया 1/tan थीटा इज इक्वल टू H/9। लेकिन रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स लिखिए, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो ये 1/tan थीटा का जब रेसिप्रोकल लेंगे क्या बन जाएगा tan थीटा, और जब H/9 का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बन जाएगा 9/H। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखिए इधर भी tan थीटा है और इधर भी tan थीटा है। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, लिखिए इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इधर कर रहा हूँ। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो tan थीटा इज इक्वल टू H/4, तो ये H/4 हो गया। ऐसी सेकंड इक्वेशन में tan थीटा इज इक्वल टू 9/H, तो H/4 इज इक्वल टू 9/H। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन H इंटू H कितना हो गया H², 9 इंटू 4 कितना हो गया 36, H² इज इक्वल टू 36, तो H इज इक्वल टू क्या हो गया 6 मीटर। यही प्रूव करना था, समझ गए होंगे। बताइए भाई क्लियर है कि नहीं। यस सर। चलिए जी, तो ये आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म होता है। और बता दो मैथ्स में कौन सा स्टार्ट करा दूंगा। सर सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम बताओ। हाँ सर। सरफेस एरिया। चलिए जी, तो पेज नंबर 239 पर आ जाइए। एनसीईआरटी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये मिटा दो, नोट कर लिया। Recording stopped.